हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान की जो है क्वेश्चन पेपर, उसकी सॉल्यूशन जो हम लोग कंप्लीट जो देखने वाले। तो बस ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। और ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी, तो इसलिए ही हम जो है आंसर आपको बता रहे हैं। तो आप लोग बस ध्यान से देखते चलेंगे। आंसर्स जो है हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन से बताएंगे, तो 1 मार्क्स भी क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो देखो 1 मार्क्स की क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। दोनों मीडियम के लिए बच्चों, तो बस हिंदी इंग्लिश मीडियम, ये आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखते चले, समझते चले। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है सही विकल्प चुनकर लिखे में से प्रश्न पहला देख रहे हैं, पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए, ठीक है। इसके आंसर हम इसलिए नहीं बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इसके आंसर जो है कमेंट करके बताएं कि कितने प्रतिशत भाग पर जो है वन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है इसका, खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है, तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ भोजन की उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की पहुंच, बाजार में क्रय शक्ति, उपरोक्त सभी, इसको आपको टेक आउट करना होगा, ठीक है। फिर थर्ड वन क्या है आपकी स्क्रीन पर है, थर्ड क्वेश्चन, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई है, नक्सलवाद की, माओवाद की, नाजीवाद की, कि फांसीवाद का, आपको इसको लिखना होगा, ठीक है। फोर्थ वन क्या बोला जा रहा है, टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को, जैसे कि हम टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसको सीधा प्रसारण कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रसारण कहते हैं, या परोक्ष प्रसारण कहते हैं, या हवाई प्रसारण कहते हैं, उसको आपको लिखना होगा, टिक करना है। क्या बोला जा रहा है, क्रिकेट मैच वॉच्ड ऑन टेलीविजन इज कॉल्ड, अगर एक क्रिकेट मैच को हम लोग जिसको टेलीविजन पर वॉच करते हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट कहलाता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, इनडायरेक्ट, या एरियल ब्रॉडकास्ट कहलाते हैं, ये आपको टेक आउट करना होगा। फिर पांचवा बच्चों क्या पूछा जा रहा है, सही विकल्प में से इनमें से कौन कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो एज पर यूर हाफ ईयरली एग्जाम, इसमें से मैं जहां तक देखा हूं इसमें क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 14 और 15 की क्वेश्चंस मेंशन नहीं हैं, बाकी पूरी क्वेश्चंस का आपको करना होगा, ठीक है। तो देखो ये कर लेंगे, यहाँ पर आपको नवीनीकरण संसाधन कौन ही वो टिक करना है। तो बस इसमें से देख लो, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन है दोनों मीडियम के लिए, तो ये देख सकते हैं। फिर आपको उचित संबंध जोड़ो वाला, तो उचित संबंध जोड़ो के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग 2 नंबर वाली प्रश्न, तो 2 नंबर वाला प्रश्न प्रश्न क्रमांक दूसरा से छठवां तक है, सभी के आंसर्स देखेंगे 1 बाई 1। जैसे कि देखो पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, उपभोग व्यय क्या होता है, व्हाट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना होगा, समझाना होगा 2 नंबर के लिए, तो 2 से 3 लाइन में आपको खत्म करना होगा। तो चलो देख लेते हैं इसकी आंसर। तो उपभोग व्यय की आंसर आप लोग यहां देख लो, क्या उपभोग व्यय क्या होता है, इसकी आंसर ये हो जाएगी, लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और सेवाओं के लिए किए गए खर्च, ठीक है। अपनी आवश्यकता मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खर्च करते हैं उस खर्च को ही क्या कहा जाता है, उपभोग व्यय कहते हैं। जब यहाँ ये सब चीज करने आए तो बच्चों मैं चाहूंगा तो कुछ और क्वेश्चन है इसको भी कर लो, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है, ये हालांकि वो उस पेपर में नहीं है बट रिलेटेड क्वेश्चंस करते चलना होगा। किसी देश की राष्ट्रीय आय को वहां की जनसंख्या से भाग देने पर जो आय आती है, क्या बच्चों, किसी देश की राष्ट्रीय आय को मतलब किसी देश की जो टोटल इनकम है उस इनकम को हम लोग वहां की लोगों से भाग करते, वहां की जनसंख्या से भाग करते, तो उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते। तो ये क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर एक और क्वेश्चंस मैं चाहूंगा, जैसे कि ये वाली पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में, कि सकल घरेलू उत्पादन का क्या अर्थ होता है। तो राज्य की एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य है, ठीक है, उसे ही सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। क्लियर है, तो ये रहा पहले क्वेश्चंस के आंसर, जिसमें एक के साथ हमने 2-3 क्वेश्चंस और भी आपको करा दिए। दूसरा प्रश्न इसमें क्या बोला जा रहा है, मुद्रा के आधुनिक स्वरूप कौन कौन से हैं, या आधुनिक रूप कौन कौन से, व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इसकी आंसर देख लेते हैं अपन। देखो मुद्रा के आधुनिक स्वरूप कौन कौन से, आधुनिक रूप कौन कौन से, तो करेंसी एक तो ये है, दूसरा सिक्के, तीसरा चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग, ये 7 रूप है, इस चीज को लिखना है आपको। करेंसी हो गया, सिक्के हो गया, चेक हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई हो गया, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग, इस तरीके से 7 आप लोग को लिख लेना है, कम से कम 4 से 5 लिख देंगे तो भी आपका वो सुफिशियंट है। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है आपका, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे, ई कॉमर्स किसे कहते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई कॉमर्स, ई कॉमर्स आपको समझाना है, ठीक है। तो ई कॉमर्स देख लेते हैं। तो देखो सबसे सटीक आंसर, सरल आंसर,
कंप्यूटर, मोबाइल, एटीएम, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, एटीएम हो गया, के माध्यम से सामान खरीदना एवं बेचना, या सीधी आसान भाषा ऑनलाइन सामान खरीदना या बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। ये कर लेंगे। साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन जैसे कि औद्योगिक प्रदेश से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चंस कर लेंगे। और आप कर सकते हो शेयर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आप चाहो तो कर सकते हो। क्लियर है? फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले एक प्रश्न पर। इसमें देखो अगला प्रश्न है आपका, क्या प्रति व्यक्ति से एक समान आय लेना उचित होगा? मतलब हर एक व्यक्ति से जो आय है वो क्या सेम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस पर अपना तर्क देना है। एकदम अपने वर्डों में इसका जवाब आपको देना है। देखो इसकी आंसर आप लोगों को, क्या प्रत्येक व्यक्ति से एक समान आयकर लेना उचित होगा, तो नहीं लिखेंगे। अब क्यों नहीं, तो उसकी जवाब है आप लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति से एक समान आयकर लेना उचित नहीं होगा। कम आय वालों से कम और अधिक आय वालों से, मतलब जो जिसकी आय ज्यादा है उससे ज्यादा, क्योंकि सामान लेने से तो ऐसे में फिर जो कम कमाता है उसका पूरी पैसा आयकर देने में ही चला जाएगा, है ना। इसलिए जो ज्यादा कम कमाता है उससे कम और जो ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा आयकर लेनी चाहिए। इस तरीका से यहां पर जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्या बोला जा रहा है, किसी देश की प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता जानना क्यों जरूरी है? मतलब ये बोला जा रहा है कि खाद्यान्न कितनी मात्रा में है उस देश में, ये जानना क्यों जरूरी है, ये पूछ रहे हैं। तो चलो इसकी आंसर देखते हैं। तो ये रहा आंसर भाई, किसी देश के लिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि जनसंख्या अनुपात में कितना खाद्यान्न है। ताकि मतलब ये भी लिख सकते हो सिंपल से अपने शब्दों में, जानना इसलिए जरूरी ताकि भविष्य में खाद्यान्न की संकट ना हो। इस तरीके से इसका जवाब आप लोगों को यहां पर देना होगा। ठीक, अब यहां से जो है हम स्टार्ट करते हैं 7 अंक वाली क्वेश्चन, सॉरी 7वां प्रश्न से 3 अंक वाली प्रश्न जो है स्टार्ट होती है। 7 से लेकर 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये 4 क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर वाले होते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जनसंख्या के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है, तो इसकी जवाब देख लेते हैं भाई। तो देखो आप लोगों को इसमें लिखना होगा कि जनसंख्या के आंकड़े हमारे लिए विकास के उद्देश्य से बहुत उपयोगी है। ठीक है, इन आंकड़ों के आधार पर हम आगे विकास की योजना बना सकते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से भाई कितनी जनसंख्या है, तभी तो हम लोग एक आंकड़ा रहेगा हमारे पास, आगे की प्लानिंग बना सकते हैं कि क्या क्या कितनी खाद्यान्न लगेगी, स्कूल खुलेगा तो कौन कौन से क्लास के लिए कहाँ खुलेगा, मेडिकल्स खुल रहा है तो कितने डॉक्टर्स की यहाँ की आवश्यकता होगी। इस तरीके से वो हमारे लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है या जरूरी होती है। तो इस तरीके से आप पूरी चीजों को अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। एक बार आंसर पढ़ लीजिए, पढ़ करके आपको अपने शब्दों में लिखना होगा, एकदम रट्टा नहीं मारना काकी के वाला। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न अगला 8वां क्या बोल रहा है, एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या क्या अंतर होंगे, इसको बताना है आपको। एक उपनिवेश और एक स्वतंत्र देश को आपको समझाना है कि एक उपनिवेश किसको बोलेंगे और स्वतंत्र देश किसको बोलेंगे। ठीक, देखो इसकी आंसर इस तरीके से आपको लिखना होगा। उपनिवेश को पहले बता रहे, जो देश उपनिवेश होता है वहां की जनता आर्थिक और मानवीय शोषण अनौपचारिक औपनिवेशिक सरकार करती है। मतलब जाहिर सी बात है, उपनिवेश देश है मतलब वो गुलाम है, मतलब वो आर्थिक रूप से मानसिक रूप से क्या होगा, शोषित होगा, प्रताड़ित होगा। उनको अपने विचार रखने का क्या नहीं रहेगा, हक नहीं रहेगा। देखो उपनिवेशों की जनता को ना तो सरकार चुनने की स्वतंत्रता होती है और ना ही अपने देश के संसाधनों पर उसका अधिकार होता है, ना तो अपने देश के किसी भी संसाधन को उपयोग कर सकता है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, स्वतंत्र देश के बारे में बात करें तो स्वतंत्र देश पर किसी बाह्य नियंत्रण नहीं होता है, मतलब वो पूरी तरीके से क्या होती है, मुक्त होती बाह्य नियंत्रण से। मतलब वो कोई उस पर शोषण अत्याचार नहीं कर सकते। वो उसको सरकार बनाने की मतलब सरकार बनाने की उसके पास शक्ति होती है, वो सरकार चुन सकते हैं। इस तरीके से इन चीजों को यहाँ पर आपको लिखना होगा और साथ ही साथ सरकारी चीजों पर भी उसका अधिकार होता है, ये आपको लिखना होगा। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न पर। देखो सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में जन सहभागिता को कैसे प्रभावित करता है ये देखेंगे, और विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन इन दोनों प्रश्नों की आंसर हम जो है देख लेते हैं। देखो सामाजिक आंदोलन वाली आंसर हम देखते हैं। देखो सामाजिक आंदोलन से लोग अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं कि सरकार उनकी मांगे को क्या करे, माने। इन आंदोलनों के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध लोग लामबंद करते हैं होते हैं तथा इनको संगठित प्रयासों एवं दबावों के आगे सरकार को क्या होना है, झुकना पड़ता है। इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है,
फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करना है। तो विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, तो देख लो, विदेशी व्यापार का अर्थ होता है किसी उत्पादित वस्तु को दूसरे देश में बेचना या दूसरे देश से मंगाना। ठीक है, कोई उत्पादित वस्तु उसको दूसरे देश में बेचते हैं या दूसरे देश से मंगाते हैं, वही क्या कहलाता है, विदेशी व्यापार कहलाता है। और निवेश किसे कहते हैं, तो निवेश का देखो आशा है कि कोई कंपनी किसी दूसरे देश में उत्पादित माल लेकर नहीं जाती, बल्कि दूसरे देश में जाकर वहां वही के कच्चे माल को और वही के श्रमिकों से क्या करवाती है, उत्पादन करवाती है। इस प्रक्रिया को विदेशी निवेश कहते हैं। इसमें सिर्फ पैसा लगाया जाता है। क्लियर, मतलब वही के माल और वही के मजदूरों द्वारा काम कराया जाता है। क्लियर, इस तरीके से विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश को आप लोगों को बच्चों लिख के आना होगा। ठीक, यहां से जो है हम लोग देख लेते हैं आगे क्या 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इसमें से 11वां से स्टार्ट होगा और 11वां प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को क्या करना होगा कि मिट्टी के नवीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ये करना है। फिर महिला शिक्षा के विकास के लिए उत्तम उपाय क्या क्या हो सकता है, ये 2 क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को करना होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसकी आंसर को। तो ये रहा इसकी आंसर्स कि मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसमें से आप लोगों को सिंपल सा उपाय को जो है याद रखना है। जैसे कि देखो यहाँ पर 4 नंबर वाला है तो मिनिमम 4 लाइन तो लिखना ही होगा। देखो, खेतों के चारों ओर मेड़ बनाई जाए। ठीक है, दूसरा, फसल काटने के बाद खेतों को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। तीसरा, फसल चक्र बनाकर खेती करना चाहिए, जिससे उर्वरा शक्ति जो है क्या होती है, बनी रहती है। ये करना है बच्चों। फिर आगे जैविक खाद, गोबर खाद, कीटनाशक के रूप में गौमूत्र का प्रयोग करने से मिट्टी का नवीकरण होगा। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको लिखना होगा। फिर देखो महिला शिक्षा वाला बात कर लेते हैं। तो महिला शिक्षा के लिए कैसे उत्तम उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालय इस स्थापना की ओर पर्याप्त ध्यान देना होगा। ठीक है, दूसरा, बालिकाओं के विकास के लिए अधिक संख्या में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। महिला शिक्षिका रहेगी तब जाके बच्चे जो है पढ़ने वहां जाएंगे। तीसरा, गांव में सुविधा अनुसार प्रौढ़ महिला शिक्षा केंद्र खोले जाए। प्रौढ़ महिलाओं की आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार शिक्षा का समय निर्धारित हो। फिर चौथा, बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री जो है प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरा, और प्रचार प्रसार जो है अच्छे से करना चाहिए ताकि सभी लोग जागरूक हो सके। तो इस तरीके से इसकी जवाब आपको लिख के आना होगा। 12वां प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या बोला जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के 4 परिणाम और प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ये 2 क्वेश्चन है, इनको करना होगा। फिर उसी तरीका से इसके अगला में क्या है भाई, आपके अगला की बात करें बच्चों तो राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में 4 अंतर, उसी तरीका से पन बिजली और ताप बिजली में 4 अंतर, ये उसके अथवा में दिया गया है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करना होगा। फिर देख लेते हैं आंसर्स इसके कि जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जन सामान्य पर देखो इस तरीके से इसकी जवाब लिखना होगा। देखो पहला इसमें क्या दिया हुआ है कि जो लोग युद्ध क्षेत्र में रह रहे थे उन्हें बेघर होना पड़ा, मतलब लोगों को बेघर होना पड़ा, ये मेन पॉइंट है। उनकी घर खेत आदि ध्वस्त हो गई, हम ये दूसरा डाल सकते हैं। आए दिन विरोधी सेना की लूटपाट, बलात्कार जैसे जुल्म का सामना करना पड़ा। तो पहला में ही 3 लाइन है, उन चीजों को हम लोग 3 चीज बना। सबसे पहले युद्ध क्षेत्र में रह रहे लोग बेघर हो गए, उनकी खेत, उनकी घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए, आए दिन लूटमार बलात्कार जैसे जुल्म जो है उन पर होने लग गए, इस तरीके से लिखना है। अगला, शुरुआती समय में युद्ध उन्माद के चलते लाखों युवक सेना में भर्ती हुए और देश के लिए मरने मारने के निकल पड़े। धीरे धीरे जब युद्ध की वास्तविक सच्चाई उभरने लगी तो देश में युद्ध समाप्ति और शक्ति बहाली की मांग उठने लगी। युद्ध में लगभग हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य सेना में भर्ती हुआ, जो लौटा, जो या तो नहीं लौटे और लौटे भी तो अपाहिज होकर के लौटे। इस तरीके से युद्ध के चलते खाद्य पदार्थों की कमी होने लग गई, ये पॉइंट्स याद रखना है। फिर कारखानों में निर्माण जो है पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। भाई सब लोग युद्ध में चले जाएंगे तो निर्माण कार्य के लिए मजदूर लोग जो है मिलना कम हो गए थे, तो इस तरीके से इसको लिखना है। फिर प्रथम विश्व युद्ध के 5 परिणाम बोल रहा है। तो 5 परिणाम देखो, परिणाम 3 राजवंशों की समाप्ति। 3 राजवंश सीधा सीधा समाप्त हो गए। वो 3 राजवंश कौन कौन से है भाई, वो रोफेनॉफ, ऑस्ट्रिया और हंगरी के हैप्सबर्ग, और जर्मनी का होहेनजोलर्न, ये जो है क्या हो गया, पूरी तरीके से वहां से समाप्त
हो गए। तो ये आपको याद रखना, ठीक। फिर सामाजिक परिणाम हुए। सामाजिक परिणाम मतलब देखो, महायुद्ध के बाद स्त्रियों की स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा। लाखों की संख्या में पुरुष युद्ध में फंस गए थे। स्त्रियों ने कारखानों, दफ्तरों में इत्यादि पर काम किया। इस तरीके से इस पर लिखना होगा। सैन्य शक्ति प्रबल होना, अमेरिका के महत्व में वृद्धि होना, इस तरीके से, और अल्पसंख्यकों की समस्या, ऐसा आपको हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक। फिर राष्ट्रवाद और अतीव राष्ट्रवाद में अंतर बोला गया है, तो इसको, इन 4 पॉइंट्स को आपको लिखना होगा। फिर उसी तरीका से कौन सा भाई आपको पन बिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है, तो पन बिजली और ताप बिजली में ये बेसिक और सबसे आसान 4 अंतर आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि 4 अंक के लिए हमारा आखिरी प्रश्न है, क्योंकि उसके बाद 5 नंबर और 6 नंबर वाला प्रश्न जो है रह जाएगा। तो भारत में जनसंख्या की घनत्व में इतनी अधिक विविधता क्यों पाई जाती है, मतलब कहीं पर बहुत ज्यादा लोग, कहीं पर बहुत कम लोग क्यों पाए जाते हैं, इसको जवाब देना है। फिर इसके अथवा में बच्चों आप लोगों को प्रश्न दिया है, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसकी निवासी निर्धन है, उस चीजों को आप लोगों को समझाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई फिर इसकी आंसर। तो ये रहा इसकी आंसर। भारत की जनसंख्या की घनत्व में अधिक विविधता इसलिए पाई जाती है, देखो पहला भूमि का उपजाऊपन। भूमि का उपजाऊपन, जाहिर सी बात है भाई, जहां की भूमि ज्यादा उपजाऊ रहेगा लोग वहीं पर ज्यादा निवास करेंगे। उसी तरीके से दूसरा वर्षा की मात्रा, जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी लोग वहीं पर ज्यादा रहेंगे, इस तरीके से बताना। जलवायु, जहां की जलवायु अनुकूल रहेगी वहां पर जो है लोग ज्यादातर रहेंगे, इस तरीके से इसमें जवाब देना है। परिवहन के उन्नत साधन, भाई जहां आने जाने की साधन हो लोग वहीं तो रहेंगे ना, इस तरीके से इन चीजों को लिखना है। औद्योगिक विकास, जहां पर औद्योगिक विकास हो, लोगों को जीविका चलाने के लिए, काम करने के लिए, रोजगार के लिए मौका मिले, लोग वहां पर अपनी जीवन यापन करने के लिए रहना पसंद करेंगे, इस तरीके से उसमें लिखना है। फिर भारत एक समृद्धशाली देश है जिसकी निवासी निर्धन है, इसको समझाना है। तो देखो भारत, इसमें देखो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, भारत की प्रति वर्ष 2.6% की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उतनी तीव्र गति से उत्पादन एवं साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है, जिससे आर्थिक विकास की संतुलन बिगड़ रहा है। मतलब लोग देखो, यहाँ पर जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से यहाँ के विकास की क्रिया नहीं हो पा रही है, या बोल सकते हैं संसाधनों में वृद्धि नहीं हो पा रही है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पर बता के आना होगा। बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है ना, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण विदोहन हो रहा है, निम्न स्वास्थ्य स्तर, इस तरीके से आपको इसमें हेडिंग डालना होगा। देखो 5 नंबर के लिए भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखना है, निम्न उत्पादकता के कारण को, ठीक है। और इसके अथवा में दिया गया है आप लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। फिर नगरीकरण से कौन कौन सी समस्याएं हैं ये उत्पन्न हो रही है, ग्रामीण अधिवास के प्रारूपों का वर्णन करना है, ये क्वेश्चंस करना है आपको। भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन करना है 6 नंबर के लिए। उसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति एवं कर्तव्यों का वर्णन करना है 6 नंबर के लिए। फिर संचार के प्रमुख साधनों को और नए युग के मीडिया के नाम से किससे जाना जा सकता है। तो यहाँ पर देखो 18वें नंबर का प्रश्न उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है इसमें से पूछा जा चुका है, और इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 और 15 का डाला जाएगा, तो वो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हाफ ईयरली के सिलेबस का कोडिंग ये बना है, इसलिए उसमें नहीं डला है, तो ये क्वेश्चंस आपको करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको इन सभी के आंसर्स पता है तो आप लोग जो है वीडियो छोड़ सकते हो, नहीं पता तो फिर हम जो है आंसर डिस्कस करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। तो इसकी आंसर देख लेते हैं भाई, क्या कि भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारणों को बताना है कि क्यों कम उत्पादन होती है। तो देखो पहला, जनसंख्या का कृषि भूमि पर नियंत्रण, बढ़ता दबाव, निरंतर बढ़ता दबाव, घटता कृषि भूमि क्षेत्र, खेतों का छोटा आकार, भू स्वामित्व प्रणाली, फिर सिंचाई की सुविधा की कमी, कृषकों की निम्न आय, अनिश्चित सुविधाएं, इस तरीके से आपको लिखना होगा। फिर इसके अथवा में था भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य में तो इसमें देखो यह मुद्रा का निर्गमन जारी करता है, मतलब मुद्रा जारी करने का काम करता है, बैंकों के लिए ब्याज दर एवं ऋण दर को निर्धारित करता है, देश के विकास के लिए बैंकों की भूमिका का निर्धारण करता है। फिर अगला काम नीति निर्धारित करना जो बैंकों व जनहित में हो, है ना, इस तरीके से आपको लिखना होगा। फिर नगरीकरण से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है उदाहरण देकर समझाना। तो देखो 18 में आया है, 19 में आया, फिर 23 में क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो पर्यावरणीय समस्या, पर्यावरण प्रभावित हुआ औद्योगिक उससे, ठीक है।
फिर आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, इस तरीके से इन हेडिंग के माध्यम से इसको आपको समझाना होगा। ठीक है, अब क्योंकि समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दिखाते हुए चल रहा हूँ। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का वर्णन करना है ना। 2018 में लास्ट बार पूछे गए थे, तो रेखी प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, वर्गाकार प्रतिरूप और वृत्ताकार प्रतिरूप, इस तरीके से चारों प्रतिरूप को आपको समझाना होगा। फिर संसद के कार्य और किसका कार्य आपको करना होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों कार्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी को पढ़ लोगे तो फिर आपकी ये पूरी चैप्टर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।